ओम ओम ओम। आज हम ल्यूसेंट का जो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है उनके प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये आज देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रश्न को देखेंगे। क्या देखेंगे? भारतीय राज्य व्यवस्था। पिछला बार जो था हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, इतिहास का जितना भी ल्यूसेंट से जो भी प्रश्न था वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, 13 वीडियो में है। ठीक है, आज से शुरू करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को, जो आज का ये लगभग पहला वीडियो है। जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वह बीपीएससी एग्ज़ाम जो थर्ड फेज का लेने जा रहा है उसके लिए, टीजीटी पीजीटी सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे रेलवे, एसएससी, एनी अदर एग्ज़ाम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का ये इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को देखेंगे, जो पेज नंबर लगभग 130 से लेकर 140 तक के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये सभी प्रश्न कहीं से पूछा ही गया है, इसलिए वीडियो को देखें। और ये जो ल्यूसेंट का जो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है, ये 2023 का संस्करण है, 2023 वाला संस्करण है, न्यू एडिशन है, न्यू संस्करण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, शुरू करते हैं प्रश्नों को। अब पढ़ेंगे क्या? भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या पढ़ेंगे? भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास के प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुना समझौतों में प्रावधान था, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुना समझौते में प्रावधान था, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश का क्राउन में हस्तांतरित की थी? भारत सरकार अधिनियम 1858। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्न में किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं, खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्न में से किस एक में स्वीकार किया गया था? लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव में। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं, खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार किस एक में स्वीकार किया गया था? लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1784 में। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? देशी राजवारों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? देशी राजवारों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली।
मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत लाया गया था। 1909 की इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। 1909 की इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार था? प्रांतों में दोहरा शासन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, इनमें कौन सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, इनमें सदस्य था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर एवं सर स्टेफर्ड क्रिप्स। 1946 के कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, ये 3 मंत्री थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति, ये सही नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में सही है प्रांतीय सामूहिकीकरण, सही है। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सही है। संविधान निर्माण का अधिकार, सही है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में सही है प्रांतीय सामूहिकीकरण, सही है। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सही है। और संविधान निर्माण का अधिकार, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में पाकिस्तान की स्वीकृति, ये गलत है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना। कौन सुमिलित नहीं है? साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये गलत है। मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया, सही है। मार्ले मिंटो सुधार से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आया, सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वशासन आया, सही है। भारत सरकार अधिनियम ने 1935 स्वशासन संबंधित है, सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन संबंधित है, सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन संबंधित है, सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये गलत है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? 1945 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? 1945 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935। निम्न में किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी अधिनियम पारित किया गया था? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी अधिनियम पारित किया गया था? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1909 में। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत।
भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 को। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। और भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। मार्ले मिंटो सुधार 1909 से सांप्रदायिक निर्वाचन आया। मार्ले मिंटो सुधार 1909 से सांप्रदायिक निर्वाचन आया। मार्ले मिंटो सुधार 1909 से सांप्रदायिक निर्वाचन आया। भारत परिषद अधिनियम 1861 से सती प्रथा का अंत किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 से सती प्रथा का अंत किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 से सती प्रथा का अंत किया गया। और भारत सरकार अधिनियम 1858 से ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। भारत सरकार अधिनियम 1858 से ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। भारत सरकार अधिनियम 1858 से ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। और भारत सरकार अधिनियम 1919 से प्रांतों में द्वैध शासन आया। इस प्रकार इसका आंसर बी होगा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच का अंतर करता है। और पढ़ेंगे चैप्टर 2 संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। 1922 ईस्वी में निम्न में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी के द्वारा। 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी के द्वारा। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? मोतीलाल नेहरू ने। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? मोतीलाल नेहरू ने। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? M.N. राय के द्वारा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? M.N. राय के द्वारा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1936 में। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1936 में। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू ने। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना।
संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत है। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? फैजपुर में। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? फैजपुर में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? 389। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि के आधार पर। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि एवं मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, अर्थात उपयुक्त सभी। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 208। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति के। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था पश्चिम बंगाल से। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था पश्चिम बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में।
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो एक अस्थायी रूप से थे। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जो मात्र 2 दिन के लिए बने थे, यानी 9 दिसंबर 1946 को बने अस्थायी सदस्य और 11 दिसंबर 1946 को फिर से अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेनेगल और नरसिंह राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? H.S. बेग। कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? H.H. बेग। ये संविधान सभा का सदस्य नहीं था। संविधान सभा का सदस्य K.M. मुंशी, N. गोपाल स्वामी अयंगर एवं T.T. कृष्णामाचारी था। संविधान सभा का अध्यक्ष है K.M. मुंशी और N. गोपाल स्वामी अयंगर, T.T. कृष्णामाचारी, ये सभी संविधान सभा के सदस्य थे, पर संविधान सभा के सदस्य H.S. बेग नहीं थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति की नियुक्ति की थी? 13। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 13। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 है। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 है। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य थे गोपालाचारी अयंगर, B.R. अंबेडकर एवं अलाडी कृष्णा स्वामी। निम्न में से कौन प्रारूप मसविदा समिति के सदस्य नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन प्रारूप मसविदा समिति के सदस्य नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप या मसविदा समिति के सदस्य थे मोहम्मद सदाउल्लाह, गोपाल स्वामी अयंगर एवं K.M. मुंशी। प्रारूप या मसविदा समिति के सदस्य थे मोहम्मद सदाउल्लाह, गोपाल स्वामी अयंगर एवं K.M. मुंशी। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजना से। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजना से। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया भारतीय संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था जनवरी 22 1947 को। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को।
भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया है? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 284। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950 को। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950 को। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 में। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 में। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारतीय संविधान सभा की प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अब देखेंगे पेज नंबर 133 है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तीसरी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा में की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तीसरी बैठक में। इन कथनों में से कौन एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। सही है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बी आर अम्बेडकर को। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बी आर अम्बेडकर से को। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान पांडुलेखन समिति का कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य था मोहम्मद सादुल्लाह, के अय्यर और के मुंशी। संविधान पांडुलेखन का सदस्य था मोहम्मद सादुल्लाह, के अय्यर और के मुंशी। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधी विरोधाभास के जीवनकाल में प्रविष्ट हो रहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधाभास के जीवनकाल में प्रविष्ट हो रहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। ये सही है। निम्न में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? अम्मू स्वामीनाथन।
कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? अम्मू स्वामीनाथन। जी.वी. मावलंकर भारत की संविधान सभा के प्राकार्य समिति के अध्यक्ष थे। जी.वी. मावलंकर भारत की संविधान सभा के प्राकार्य समिति के अध्यक्ष थे। और पढ़ेंगे चैप्टर 3 संविधान की प्रस्तावना। पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। पेज नंबर 134 पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना को। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? प्रस्तावना पर। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत है एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र। भारत है एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, धर्म नहीं होगा क्योंकि संविधान में जो संशोधन किया गया था 42वां संशोधन 1976 को इंदिरा गांधी द्वारा, उसमें धर्म नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। ठीक है, धर्म नहीं, इसीलिए धर्म गलत है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी पंथ को स्वीकार नहीं करना। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है भारतीय राज्य किसी निश्चित पंथ का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। गणतंत्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। निम्न में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान की उद्देशिका में किया गया? समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द और जोड़ा गया जिसका नाम था अखंडता, ये शब्द को जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण। भारत की संविधान की उद्देशिका में है समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न और पंथ निरपेक्ष, ये सब है। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में है? समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न और पंथ निरपेक्ष, ये सभी है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में कौन सही है? सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, ये सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सही है? सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष जनवादी और गणतंत्र। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को पंथ एवं उपासना की स्वतंत्रता देना। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता देना। शब्द
पंथ निरपेक्ष सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सही है? यह वर्ष 1946-76 में जोड़ा गया, सही है। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, सही है। शब्द पंथ निरपेक्ष सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है, ये वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, सही है। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, सही है। इस पर आंसर भी होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? चीन की क्रांति 1912 का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? चीन की क्रांति 1912 का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति 1789 का, बोल्शेविक क्रांति 1917 का और अमेरिकी क्रांति 1776 का प्रभाव झलकता है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ, बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ और अमेरिकी क्रांति 1776 में हुआ। ये सभी की प्रभाव झलकता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में गुट निरपेक्षता को नहीं जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष को, समाजवादी को और एकता और अखंडता को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता को जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? उक्त शब्द 1976 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, सही है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? राजनीतिक राजतंत्र, सामाजिक राजतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया? राजनीतिक राजतंत्र, सामाजिक राजतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र के बारे में उपयोग सभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसको रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसको रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना में।
संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान को लागू करने की तिथि। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण एवं संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि का पता चलता है। निम्न में किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारतीय संविधान उद्घोषित करता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। ये सभी क्या उद्घोषित करता है? भारतीय संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, ये सभी उद्घोषणा करता है। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया अर्थात भारत है। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। निम्न में किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 नवंबर 1950 को। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? एक बार। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? एक बार, 1976 में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में। निम्न अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में मैं आज 26 नवंबर 1949 एटद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949 को किया गया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है? पूजा की समानता। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता? पूजा की समानता। पर संविधान की जो प्रस्तावना वह सामाजिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता और राजनीतिक न्याय ये सभी उपलब्ध कराने का वादा करता है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित है
समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता। 26 नवंबर 1949 को अंकित भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित है गलत पढ़ दिए। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द नहीं थे। ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संशोधन अधिनियम नियम 1976 में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में। अब देखेंगे पेज नंबर 136 है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है प्रस्तावना में। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है प्रस्तावना में। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? फ्रांस की क्रांति। भारत के संविधान में प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? फ्रांस की क्रांति से। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में। भारत का संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? न्याय का 3 बार, स्वतंत्रता का 5 बार और समानता का 2 बार और भ्रातृत्व का 1 बार उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय को 3 बार, स्वतंत्रता को 5 बार, समानता को 2 बार, भ्रातृत्व का 1 बार उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता है। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? कन्हैयालाल मनिकालाल मुंशी ने। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? कन्हैयालाल मनिकालाल मुंशी ने। भारत के संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये सही नहीं है। भारत के संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये गलत है। भारत के संविधान के संबंध में सही है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संवैधानिक अंश नहीं थे, सही है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संवैधानिक अंश नहीं थे, सही है। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, सही है। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, सही है। गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है, सही है। गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार के स्रोत है, सही है। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में किसे शामिल किया? पंथ निरपेक्ष। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम ने 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया पंथ निरपेक्ष को। अब पढ़ेंगे
चैप्टर 4 संविधान की विशेषताएं, संविधान की क्या विशेषता है उसके बारे में पढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत के पास है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत के पास है। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर व अंशतः लचीला। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर व अंशतः लचीला। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य व अनम्य। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य व अनम्य। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई पंथ या धर्म नहीं है। निम्न कथनों में कौन सही है? भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है, सही है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, सही है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, सही है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपयोग सभी। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, सही है। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, सही है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, सही है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, सही है। निम्न से कथन सही नहीं है। संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, ये गलत है। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, सही है। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित व सर्वाधिक व्यापक है, सही है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, सही है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, सही है। संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, ये गलत है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेशन किया गया है, सही है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेशन किया गया, सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, सही है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, सही है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, सही है। इस प्रकार इसका आंसर डी होगा। भारत का संविधान है कठोर कम लचीला अधिक। भारत का संविधान है कठोर कम लचीला अधिक। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। आंसर डी होगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण से। यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण से। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में है 350 से अधिक आर्टिकल्स। भारतीय संविधान में है 350 से अधिक आर्टिकल्स।
भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान है। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 3। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 3। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3। भारत का संविधान अपना पराधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। भारत का संविधान अपना पराधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। अब देखेंगे पेज नंबर 137। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? संविधान में। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक कुछ कठोर। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक कुछ कठोर। भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में से कौन सा सही है? संविधान सर्वोच्च है, सही है। भारत का संविधान सर्वोच्च है, सही है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, सही है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, संविधान में, सही है। संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, सही है। संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर डी होगा। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में। निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? साम्यवादी राज्य। ये भारतीय संविधान का दर्शन नहीं। साम्यवादी राज्य, ये साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। भारतीय संविधान का दर्शन है कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य एवं राजनीतिक समानता। भारतीय संविधान का दर्शन है कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य एवं राजनीतिक समानता। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, सही है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, सही है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, सही है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, सही है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक है, इसीलिए भारतीय संविधान जो है अर्धसंघात्मक है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं। कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? राज्यपालों की नियुक्ति और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व एवं अखिल भारतीय सेवाएं। आंसर बी होगा। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही है। इसमें संसदनात्मक रूप से सरकार है, सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह भी सही है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदनात्मक रूप से की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये सभी क्या है? सही है। इसका आंसर बी होगा। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संविधान है। कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संविधान है। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? के.सी. वियर ने। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? के.सी. वियर ने।
निम्न में से कौन सा पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? एक राष्ट्र को पंथ निरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, ये गलत है। निम्न में से कौन सा पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? एक राष्ट्र को पंथ निरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, ये गलत है। कौन सा पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के लक्षण है? यह धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है, सही है। यह धर्म को राष्ट्र अलग करता है। संविधान लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। संविधान लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें पढ़ेंगे संविधान के स्रोत के बारे में। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा से। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखता है? कनाडा से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा के। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा के। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया? अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? अमेरिका का। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया? अमेरिका से। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया? अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के वीमर संविधान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के वीमर संविधान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्न में से किस देश से ली गई है? जापान से। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? जापान से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के लिए संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से।
भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया गया इंग्लैंड से। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समता लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। विधि के समक्ष समानता लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड की। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड की। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी से। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान गंभीर प्रभाव निम्न में किसने छोड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 है। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा से। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? यूएसए से। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? यूएसए से। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? कनाडा ने। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? कनाडा ने। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? फ्रांस की क्रांति से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? फ्रांस की क्रांति से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की विधि। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ये सभी लिया है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? चीन किसके? भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई? चीन के संविधान से। यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस से ली गई है। निम्न में वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 है। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब पढ़ेंगे पेज नंबर 139 है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्न में से किस देश की देन है? जर्मनी के वीमर संविधान की। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की देन है? जर्मनी के वीमर संविधान की। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की
अवधारणा को उधार लिया है यूएसए के संविधान से। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था यूएसए के संविधान से। कौन सी एक वह मूल अधिकारिता है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935 है। कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935 है। सूचियों को सूची 2 से सुनिश्चित कीजिए और सही उत्तर का चिन्हित कीजिए। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत है। मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिकी अधिकार पत्र से। मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिकी अधिकार पत्र से। मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिकी अधिकार पत्र से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया आयरिश संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया आयरिश संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध लिया गया कनाडा के संविधान से। केंद्र राज्य संबंध लिया गया कनाडा के संविधान से। केंद्र राज्य संबंध लिया गया कनाडा के संविधान से। इस प्रकार इसका आंसर बी होगा। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यूएसए के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यूएसए के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? मूल अधिकार। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया? मूल अधिकार। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है? द्विसदन पद्धति, विधि शासन और विधायी प्रक्रिया। ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। द्विसदन पद्धति, विधि शासन और विधायी प्रक्रिया ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 संविधान का भाग। अब क्या पढ़ेंगे? संविधान का भाग। भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित किया गया है? 22 है। भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित किया गया है? 22 है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है? भाग 9 में। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है? भाग 9 में। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? भाग 21 में। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? भाग 21 में। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9 में। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9 में। निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग 9 के ए। संविधान के कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग 9 के ए। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? भाग 4 में। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? भाग 4 में। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र का। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र का। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? भाग 3। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? भाग 3। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 के क में। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 के क में। अब देखेंगे पेज नंबर क्या 140 है। भारत के संविधान का भाग 8 है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 5 में। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 5 में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2 में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2 में। निम्न में से कौन सा एक सही सुनिश्चित नहीं है? भारत का महान्यायवादी भाग की 13 में है, ये गलत है। मूल कर्तव्य भाग 4 के क में है। मूल कर्तव्य भाग 4 के क में है। मूल कर्तव्य भाग 4 के क में है। राज्य है भाग 6 में। राज्य है भाग 6 में। राज्य का वर्णन है भाग 6 में। संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं का वर्णन है
भाग 14 में संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं का वर्णन है। भाग 14 में संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं का वर्णन है। भाग 14 में कौन सा प्रावधान संविधान का भाग का सही सम्मिलित नहीं है? अधिकरण भाग 9 में है, ये गलत है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है। संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 8 में है। संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 8 में है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन भाग 10 में है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन भाग 10 में है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन भाग 10 में है। राजभाषा का वर्णन भाग 17 में है। राजभाषा का वर्णन भाग कितना? भाग 17 में है। राजभाषा का वर्णन भाग 17 में है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? संघ तथा राज्य क्षेत्र, इसका वर्णन भाग 7 में, ये गलत है। नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है। नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है। नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है। नगर पालिकाएं का वर्णन है भाग कितना? 9 के ए में है। नगर पालिकाएं का वर्णन भाग 9 के ए में है। नगर पालिकाएं का वर्णन भाग 9 के ए में है। निर्वाचन का जो भाग है वह 15 में है। निर्वाचन का वर्णन भाग 15 में है। निर्वाचन का वर्णन भाग 15 में है। सम्मिलित करना है। भारतीय संविधान भाग 9 में पंचायत दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ क्षेत्र दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ क्षेत्र दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ क्षेत्र दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 9 के ए में नगर पालिकाएं दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 9 के ए में नगर पालिकाएं दिया गया है। भारतीय संविधान भाग 9 के ए में नगर पालिकाएं दिया गया है। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। भाग 9 के ए। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 9 के ए जोड़ा गया। 9 के ए जोड़ा गया। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 9 के ए जोड़ा गया। और पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की अनुसूचियाँ के बारे में पढ़ेंगे अब। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ है? 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ है? 12। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 है। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई? पहला। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई? पहला। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 10वीं। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 10वीं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं। चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। 92वें संविधान संशोधन कौन सी अनुसूची को जोड़ी गई? राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय व न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा
महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान में किस अनुसूची में किया गया है? द्वितीय में। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? द्वितीय। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? चतुर्थ अनुसूची में। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? चतुर्थ अनुसूची में। निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध है स्वशासी जिला परिषदों से है? छठी अनुसूची से। भारत के संविधान की किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध है स्वशासी जिला परिषदों से है? छठी अनुसूची से। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? 9वीं। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? 9वीं अनुसूची में। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु के। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु के। इस प्रकार से आज का ये जो पहला वीडियो है वो ख़त्म हो चुका है। पहला वीडियो मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था का ये क्या है? पहला वीडियो जो ख़त्म हो चुका है, जो पेज नंबर 130 से लेकर 140 के प्रश्नों को देखे हैं। और अगला वीडियो में 141 से लेकर 150 तक के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि मोटिवेशन मिल सके बनाने के लिए। ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।